टू 3 ईयर क्लासेस घटना चक्र इतिहास पूर्वावलोकन की सीरीज हम लोग कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इससे पहले हम इसके नोट्स 105 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज इस टॉपिक को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। अगले सवाल पे बात करेंगे, फूट डालो राज करो की जो नीति थी किसके द्वारा रणनीति अपनाई गई थी? ये फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला कर्जन और मिंटो ये दोनों ही थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। फूट डालो राज करो की रणनीति कर्जन एवं मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचक प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और आज तक हमारे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। ये अंग्रेज़ों की ही देन है। इन्होंने जो मनमुटाव हमारे दिलों में पैदा किया वो आज भी बरकरार है हमारे देश में, आप लोग देखते ही होंगे। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। एक, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरे नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। अगले सवाल पर बात करेंगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? ये कहने वाला कर्जन ही था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? इसको इस्तेमाल करने वाला था मिंटो। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पूछा जाता है 1900 मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। किसके टाइम पीरियड में? ये कौन था? मार्ले और मिंटो। मार्ले इसका कौन था? वायसराय था, जबकि मिंटो इसमें सचिव था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय था रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय रीडिंग था। इसका टाइम पीरियड 1921 से 1926 ईस्वी था। इसके समय में चोरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रोलेट एक्ट का निरसन हुआ था। आप लोग बताइएगा चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1925 में या 1922 में? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन या इल्बर्ट विल रिपन। ये सारे सही हैं, लेकिन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पर नहीं आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लिंटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापाखाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया।
SN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत महिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठगी का दमन विलियम बेंटिक, इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम में आया था। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये कर्जन के टाइम पीरियड में नहीं बल्कि किसके काल में आया था, लिटन के टाइम में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था, कल की क्लास में बताया था, हार्डिंग के टाइम में हुआ था। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली इसका स्थानांतरण हो गया था। वायसराय हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के हस्तांतरण की घोषणा की गई। पूछेगा, घोषणा की गई थी 1911 में और इसका शिफ्ट हो गई थी 1912 में। याद रखिएगा, दिल्ली दरबार ये तृतीय था। पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी अलग से पूछा गया है। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है, डलहौजी की है। बंगाल का विभाजन किया था ये कर्जन ने। बंगाल में दोहरा शासन लगाया था क्लाइव ने। सामाजिक सुधार किए थे बेंटिंग ने। चूक का सिद्धांत या जिसको हड़प नीति कहते हैं 1848 में आई थी, ये लेकर आया था डलहौजी और इसके तहत ये इसने सतारा और ये अवध को जितने राज्य हैं, उदयपुर, संबलपुर, इन सबको इसने हड़प नीति के तहत ही अपने राज्य में मिला लिया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था कर्जन के टाइम पीरियड में। बंगाल में दोहरा शासन लगाया गया था क्लाइव ने और सामाजिक सुधार किए थे बेंटिंग ने। 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर। अगले सवाल पर बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो इसका यहाँ पे हम लोग व्याख्या देखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखिए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो कंपनी का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था 1773 के एक्ट के द्वारा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। पिछली क्लासेस में हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। यद्यपि विकल्प में वॉरेन हेस्टिंग नहीं है तो इसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालानुक्रम उत्तर होगा। इस प्रकार प्रश्नानुसार देखेंगे। डलहौजी की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई थी। 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति, 1935 का एक्ट वेवेल की नियुक्ति से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संबलपुर, सतारा, अवध और झांसी, इनका जो अंग्रेजों के द्वारा विलय किया गया था हड़प नीति के तहत, वो कब किया गया था। सतारा का किया गया था 1848 में। संबलपुर और जैतपुर का किया गया था 1849। उसके बाद में आया था बघाट का 1950 में हुआ था। अवध का हुआ था 1856 में और झांसी का विलय किया गया था 1854 में। संबलपुर का विलय किया गया 1849, सतारा 1848, अवध 1856 और झांसी 1854। पूछा जाता है अंग्रेजों के द्वारा हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था, वो था सतारा 1848 ईस्वी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय कब किया गया, झांसी, पंजाब और वर्मा का विलय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ देखेंगे सिक्किम का विलय किया गया था 1817 ईस्वी में। पंजाब का विलय हुआ 1849 में। झांसी का विलय 1854 और वर्मा का विलय हुआ था 1886 में। एक बार फिर से देख लीजिए। सिक्किम का विलय 1817, पंजाब का विलय 1849, झांसी का विलय 1854 और वर्मा का विलय हुआ था 1886 में। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। इसके साथ ही फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सर्वाधिक तर्कसंगत है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था।
ये रिपन, लिटन, मेयो, डफरिन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ई। व्याख्या देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि, अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर और मुस्लिमों तथा पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि थी खान बहादुर। 1859 एवं 1860 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। गाइज, आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। कल को हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।